स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टारगेट एजुकेशन चैनल पे। मैं दीपक सर हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए इंग्लिश का सेट लेकर। ये सेट सीयूटी का है, लास्ट ईयर जो हुआ था आपका सीयूटी का। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, अगर आप ध्यान से देखें और उसे समझें तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखने में बड़े दिखाई देंगे लेकिन है बहुत ईजी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर जिसमें 200 क्वेश्चंस हैं और सॉरी आपका 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स है और 200 मार्क्स के हैं। ठीक है, 50 में से 40 अटेम्प्ट करने होते थे जो कि अब बदल गया है। अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 40 के 40 ऑप्शन जो है आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका रीअरेंज का। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेज, यहां लिखा हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेज। राइट सीक्वेंस फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसमें आप देखिए लिखा है फॉर 7 आवर्स बट वाज हार्डली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वाज, शी वर्कड ऑन द केस। ठीक है, आंसर आपको 1 2 3 4 में देना है कि क्या होगा, अरेंज करना है। तो बहुत सिंपल है, आप एक बार देखो यहाँ पे लिखा है 7 घंटे के लिए। क्या चीज 7 घंटे के लिए, आप सोच के देखो क्या चीज 7 घंटे के लिए। she worked on the case, she worked on the case for 7 hours but was hardly, डी के बाद ए आना चाहिए। ठीक है, डी के बाद ए आना चाहिए, डी ए, हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वाज। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। तो डी के बाद ए होगा आपका। सिंपल है, एकदम सिंपल आंसर। आप यहां से क्लिक कर सकते हो, एकदम सिंपल है। आप खुद पहले एक बार इसे पढ़िए, बनाइए और फिर आंसर बताइए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? साथ में करेंगे थोड़ा सा। डी के बाद ए होगा, सिंपल सा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डी के बाद क्या है, ये ए है। ए के बाद क्या होगा, सी होगा। हार्डली एबल टू डिसाइड हु द मर्डरर वाज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन। आंसर इज 2। तो 1 का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। सिंपल है। ठीक है, नंबर सेकंड, fill in the blanks with the correct option. The candidate assured that the interviewers that the dip in her grades during her second semester was an, since she had always been a topper scorer in the first semester. तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो डिफरेंस आया है पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के बीच में, तो डिफरेंस का आंसर क्या होगा, एनॉमली। आंसर इज फर्स्ट, यहाँ पे होगा आपका एनॉमली। ठीक है, एकदम सिंपल है, क्योंकि एलए मतलब होता है काम, एबेडमेंट आपको पता ही है, मतलब होता है इसका उकसाना, एड करना किसी को। ठीक है ना, उकसाना। चलिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका मैच द कॉलम है, और ये मैच द कॉलम जो है आपका वन वर्ड के ऊपर है। बहुत ही सिंपल है, वन वर्ड के ऊपर है। आप देख सकते हो लिखा हुआ है थियोक्रेसी, मेगालोमेनिया, एप्थकेरी एंड एंचिकेरियन। क्या होता है, तो एक चीज आपको पता है, क्रेसी मतलब होता है रूल और दियो मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ हमारे क्लास में सिंपल पढ़ाया जाता है। रूट वर्ड में दियो मतलब होता है गॉड, डिवाइन वर्ड। तो आप इसमें से सबसे पहले चेक करो कहाँ पर है गॉड और डिवाइन वर्ड। तो आप यहाँ देखते हो डिवाइन लिखा है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, क्रेसी। क्रेसी और आर्की का मतलब होता है रूल। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दियोक्रेसी सीधे सीधे यहाँ पर आ गया। तो ए का जो वो है थर्ड, ए का थर्ड। अब ए का थर्ड कहाँ पर है, आप देख सकते हो इसमें से ए का थर्ड यहाँ पे लिखा है। तो ए का थर्ड एक ये ऑप्शन है और ए का थर्ड एक ये ऑप्शन है।
आपके पास दो ऑप्शन है, ए का थर्ड, तो आंसर या तो ए हो सकता है या 4, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों आंसर आपके नहीं होंगे, या तो फर्स्ट और 4 में होगा आंसर। अब सिंपल इसमें एंटिक, आप ये वर्ड पढ़ा होगा एंटिक चीजें, कि बहुत ही एंटिक है, मतलब पुरानी चीजें हैं ये एंटिकेरियन। तो कोलेक्ट्स स्टडीज ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिस्ट वर्क फ्रॉम द डिस्टेंस पास्ट। तो ये जो एंटिकेरियन है आपका सिंपल है, सेकंड है, तो डी का ऑप्शन सेकंड बनता है। तो डी का ऑप्शन सेकंड कहाँ कहाँ है, एक डी का ऑप्शन सेकंड यहाँ है और डी का ऑप्शन सेकंड यहाँ है, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ए का फर्स्ट दे रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर सिर्फ यहीं पे मैच कर रहा है, ठीक है ना। ठीक, डी का वन नहीं चाहिए हमें, डी का 2 चाहिए, डी का 1 है, डी का 2 चाहिए, तो आंसर इज 1, सिंपल है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 1, एकदम सिंपल है, आप एकदम सिंपल तरीके से इसे बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है fill in the blank with the correct option, a small dash between two children ended up a group fight, a small between two children ended up as a group fight में बदल गया, एक छोटी सी तकरार। तो मैच तो हो नहीं सकता, रेस हो नहीं सकता, कॉन्टेस्ट हो नहीं सकता, आंसर इज अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है तकरार, ठीक है, इल फीलिंग्स आपस की जो है, तो आंसर इज अल्टरकेशन, सो आंसर इज ए। आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टॉइंग, बहुत ही सिंपल है। टॉइंग का मतलब होता है कंसीडरिंग, किसी चीज को कंसीडर करना। वी हैव बीन टॉइंग विद द आइडिया ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑल आवर बिजनेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन सेल्स ओनली। टॉइंग, टॉइंग लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा आपका कंसीडरिंग हो जाएगा, ठीक है। टॉइंग लिखा तो क्या हो जाएगा कंसीडरिंग हो जाएगा, सिंपल है। रिकनसाइल्ड, रिकनसाइल्ड लिखा है यहाँ पे, रिकनसाइल्ड। At first, the workers were agreeable to the proposal of their manager, but later they were reconciled to the new proposals. Reconciled, और यहाँ पे आपको इसकी opposite meaning बतानी है। तो reconciled मतलब मान जाना होता है, तो reconciled का हो जाएगा opposite meaning resistant, कि रेजिस्टेंट हो गए उसके, पहले तो वो मान रहे थे लेकिन बाद में रेजिस्टेंट हो गए, तो इसका आंसर है 1, आंसर इज 1, सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है, एट फर्स्ट द वर्कर्स वर एग्री, एग्री थे लेकिन बट लेटर बाद में रिकनसाइल्ड, मान गए। तो पहले भी एग्री थे बाद में मान गए नहीं, बाद में उसके रेजिस्टेंट हो गए, ओपोजिट हो गए, ठीक है। ओपोजिट वर्ड हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, सिंपल है, ये तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ें, ए और बी का मैच द कॉलम है। एक रूल है, अगर ये 7 नंबर से पहले मैं आपको बताऊं कि एक रूल आता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। प्रीपोजिशन के बाद आज ही क्लास में ये चीज पढ़ाई गई है, नॉन फाइनाइट चैप्टर में पढ़ाया जाता है आप लोगों को प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो अब आप जब इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो एक चीज देखते हो, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे आपका हॉस्पिटल लिखा है, और यहाँ पे आर लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है बाय। अब जो बाय वर्ड है वो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आना चाहिए। यहाँ पे क्रेडिटेबल, क्रेडिबल, कोरोबोरेटिंग एंड कोलैबोरेटेड, कोरोबोरेटिंग, समझ में आ रहा है, आईएनजी लगा है यहाँ पे, कोरोबोरेटिंग। अब यहाँ पे आईएनजी लगा है तो एक चीज क्लियर है कि बाय के बाद जो भी आएगा वो आईएनजी लगा कर आएगा, कोरोबोरेटिंग। कोरोबोरेटिंग के हिसाब से अगर आपका ऑप्शन जो बनता है वो डी के साथ 2 चाहिए, डी के साथ क्या चाहिए 2 का मैच बनता है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसे चेक करते हो ऑप्शन में, तो जब भी ऐसे बढ़ो आप ऑप्शन में जरूर चेक करो। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो डी, डी के साथ
फोर्थ टू और थर्ड, तो डी के साथ टू यहाँ दिखा रहा है, सिर्फ एक, तो आंसर यही है, थर्ड आंसर है इसका, आंसर इज थर्ड। ठीक है, समझ में आया? आईएनजी सिर्फ एक में ही लगा है और वो है सेकंड, तो डी के साथ सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ से आप, अगर आपको पूरा देखो, मैं यहाँ पे एक चीज सिखा रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज आपको नहीं पता और एक छोटी सी चीज पता, तो वहां से मैच करके आराम से आंसर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि जितना आपने पढ़ा है सब वो आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि जितना आता है उसी हिसाब से बनेगा, नहीं, अगर छोटा सा पॉइंट भी अगर आपने ध्यान से देखा, छोटा सा रूल ध्यान से पकड़ लिया, आराम से बन जाएगा। समझ वाली बात? क्योंकि एग्जाम में जितना आएगा वो जरूरी नहीं है कि सब आपको आता ही होगा, तो वहां पे ट्रिक है। और अगर आपको क्वेश्चन कॉलम में आ रहे हैं या मैच द कॉलम में आ रहा है तो बहुत इजी है। इस तरीके के क्वेश्चन देखने में आपको टफ लगेंगे, देखने में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बस, बस के द्वारा हम लोग पूछते हैं कैसे जाओगे, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय मेट्रो, तो बाय बस, सो आंसर इज 1। ठीक है, और यहाँ पे 7 नंबर था, तो इसका आंसर है आपका 3। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 है। ठीक है, चलिए, फ्लिपेंट, जो कि डिसरिस्पेक्ट होता है किसी का, फ्लिपेंट कर देना, उसका इंसल्ट कर देना, फ्लिपेंट मतलब होता है। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, आपका क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है, फ्लिपेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, आंसर इज 2। व्हाई डिड यू मेक द फ्लिपेंट रिमार्क अबाउट हर चॉइस ऑफ क्लॉथ्स? ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क क्यों किया तुमने? यहाँ पे लिखा ऑपोजिट वर्ड शोड का, बहुत सिंपल है, शोड वर्ड का ऑपोजिट, तो यहाँ 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 2। ऑपोजिट वर्ड जो लिखना है, शोड दिस, द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ व्हेन इन्फॉर्म्ड दैट हिज पार्टनर हैड बीन अरेस्टेड। ठीक है, उसने अपना अविश्वास दिखाया। अब इसका ऑपोजिट दिखाना है कि उसने उस चीज को, शोड मतलब होता है कोई चीज दिखाना, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? छुपाना। छुपाना का इंग्लिश क्या होगा इसमें से? कंसील्ड, आंसर इज 2। शोड का जो ऑपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? कंसील्ड, सो आंसर इज 2। ठीक है, नंबर 11 पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। The president finally had to dash the demands of the public for the resignation. The president finally, अंततः, finally had to dash the demands of the public for his resignation. Finally उसको क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। तो जब मानना पड़ेगा तो क्या होगा? एक्सीड होगा। एक्सीड का मतलब होता है मान जाना। एक सीधा साधा आदमी हर चीज को एक्सीड कर लेता है, मान जाता है, एक्सीड, एक्सेप्ट, एडमिट, तो आंसर इज एक्सीड होगा यहाँ पे, एक्सीड 2, सो आंसर क्या है इसका? थर्ड, आंसर इज थर्ड, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए 11 नंबर हो गया हमारा, आप आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर पे। हाँ ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ these sentences, बहुत सिंपल है अगर आप इसे ध्यान से देखो। For organizations which provides services to customer on a face-to-face basis, employees with whom they deal is very important. The quality of the relationship between customers and, अब इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक वर्ड लिखा है between customers and, between customers and, और यहां लिखा है सर्विसेज। रिलेशनशिप किसके बीच में होता है? कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज के बीच में होता है। ठीक है, विद whom they deal is very important। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। तो डी के बाद क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। डी के बाद सी, डी के बाद सी और एंड करेगा आपका, इंपॉर्टेंट से एंड कर जाएगा, सी से एंड कर जाएगा। तो सी से एंड करने के लिए हमारे पास 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों है, और डी के बाद सी आना चाहिए, सो आंसर इज 1। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
सी से एंड करेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम ए से। फॉर ऑर्गेनाइजेशन which provides services to customers on a face-to-face basis. The quality of the relationship between customers and employee with whom they deal is very important. Simple है, आंसर इज फर्स्ट। छुट्टे वालों का आंसर जो है आपका वो फर्स्ट है। चलिए नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रीअरेंज है, इसमें भी पैराजम्बल्ड और रीअरेंज के नाम से आपके एग्जाम में आता है। Rearrange the following parts of sentence in their correct sequence from a meaningful sentence. As a concept fundamental to, especially with the injection to treat equals equally, justice is associated with the notion of equity and equality. Notion मतलब समझ। Ethical theory and political philosophy. तो अब इसमें आप सिंपल सा एक बात क्लियर है कि एज ए कंसेप्ट फंडामेंटल टू से एंड तो करेगा नहीं, ए से तो एंड कभी नहीं करने वाला, ठीक है। Especially with the injection to treat equals equally, justice is associated with the notion of equity and equality, ethical theory and political philosophy. तो यहाँ पे कॉमा लगा है, equality, ethical theory and political philosophy, ठीक है। As a concept fundamental to justice is associated with the notion of equity and equality. स्पेशली विद जस्ट ट्रीट इक्वल्स इक्वली, ठीक है। बी यहां से एंड करेगा, इतना तो क्लियर है कि बी से इसको एंड करना है। सेंटेंस पढ़ के एक बार क्लियर आ रहा है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, ट्रीट इक्वल्स इक्वली, ठीक है। तो बी से ये एंड करेगा, इतना क्लियर है। तो जब आप इसे ऑप्शन में जाते हो, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है ये, हाँ 13 क्वेश्चन है, यहाँ आते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर बी से एंड करेगा, सिंपल है। और ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, क्वेश्चन आगे पीछे हो जा रहा है थोड़ा सा, देखिए। तो मैंने कहा था क्वेश्चन बी से ही एंड करेगा, सिंपल सा है। एज ए कंसेप्ट फंडामेंटल टू इक्वल, ठीक है, सही, एकदम सही है। फर्स्ट डी सी एंड बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी, आंसर इज फोर्थ। चलिए नेक्स्ट करेंगे, बहुत इजी है, 14 नंबर आपका, 14 नंबर बहुत ही इजी है। ब्लो द गैप एट द एंड ऑफ योर टेथर, बी फुल ऑफ बीन्स। यहाँ देखो फुल ऑफ बीन्स, ये इडियम्स बताया जाता है आप लोगों को कि पढ़ लो एग्जाम में आने वाला है, फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, फुल ऑफ एनर्जी। तो सी का पार्ट जो है वो फोर्थ है, सी का जो पार्ट है वो क्या है आपका, फोर्थ है, सिंपल सा है, सी का पार्ट फोर्थ है। अब इसमें आप सर्च कीजिए सी का पार्ट फोर्थ कहाँ है, सिर्फ एक में ही है, सिंपल सा है, फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। फुल ऑफ एनर्जी होता है, सी का पार्ट फोर्थ है, एक में ही है, तो आंसर सीधे आपका यही है, आंसर इज 1। ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिंपल सा आंसर है आपका 1, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। एक सेकंड, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है इसका, बी डी, चलिए
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सिंपल मैच द कॉलम है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है, अगर आप इसे ध्यान से देखो 15 नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है, आपने एक चीज देखना है, यहाँ पर डिस्टिंग्विशेबल लिखा है, यहाँ अफिनिटी लिखा है, डिससिमिलर। तो एक वर्ड में हम पढ़ाते होते हैं आपको क्लास में और पढ़ाया जाता है कि सिमिलर, डिससिमिलर, इक्वल, ऑपोजिट टू लगाते हैं, ऑपोजिट टू, इक्वल टू, सिमिलर टू, डिससिमिलर टू, सिंपल। तो इसके साथ यहाँ टू आएगा। तो एक चीज क्लियर है कि डिससिमिलर के साथ टू आएगा, डिससिमिलर के साथ टू आएगा, तो यहाँ पे सी पॉइंट है। तो अब ये सी जो है जब आप इसको ऐड करते हो तो टू से ऐड होता है, तो सी का ऐड क्या हो गया यहाँ पर, टू, सी का ऐड टू। अब इसे जब आप आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे सी का टू देखिए कहाँ है, ये रहा सी का टू यहाँ पर है, और सी का टू यहाँ भी है। तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, ये दो खत्म है, सिंपल सा है। Indifference with his arrogance or coldness, the edited version of our articles indistinguishable 2 4। चलिए अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो, it would be wrong, difference, diffidence, okay, diffidence not difference। मैसेज आया है, एक सेकंड। एडिटेड वर्जन ऑफ हर, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, सिंपल सा है, ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें आपका डिफिडेंस लिखा है डी, और डिफिडेंस फॉर होता है आपका, और यहां पर एनी अफिनिटी, बस आई जस्ट डोंट फील एनी अफिनिटी टू हिज प्रोज स्टाइल, इट्स टू कॉस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, अफिनिटी विद, सिंपल सा है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट आपका सिर्फ एक में दे रखा है यहाँ पे, सो आंसर इज 1, सिंपल है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, एकदम सिंपल है, वहां से आप एकदम आराम से देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ये ऑप्शन इधर उधर हो जा रहा है। रीअरेंज पार्ट्स ऑफ देयर करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। Students with the tools for critical thinking, cooperative learning is and the enhanced creativity and provides eclectic and unique teaching method। Okay, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो एक वर्ड लिखा है एन, क्या लिखा है, एन। अब एन को किससे जोड़ोगे, स्टूडेंट से जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते ना, ये तो खुद जुड़ रहा है, तो एन, एन के बाद दैट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना। एन के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक, एन इलेक्ट्रिक आएगा ना, तो बी के बाद कौन आ रहा है, डी, बी के जस्ट बाद डी होगा, इसको सर्च करो पहले ऑप्शन में और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बी के जस्ट बाद डी, ये देखो बी के जस्ट बाद डी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बी के जस्ट बाद डी, तो बी के जस्ट बाद डी, cooperative learning is an eclectic and unique teaching method. Students with the tools for critical thinking that enhance, ए के बाद सी और बी के बाद डी, आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा, ए के बाद सी और बी के बाद डी, आंसर इज 1, सिंपल है, एकदम सिंपल है, आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीजें बहुत इजीली बन जाती हैं, सिंपल तरीके से बन जाती हैं, ठीक है। तो आज हमने इसके सिर्फ 16 क्वेश्चन किए हैं, 16 क्वेश्चन, और यहाँ इसके बाद आपका पैसेज है, तो पैसेज पढ़ के आप आराम से इसे क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत इजी है पैसेज वाले क्वेश्चन, ठीक है। 3 पैसेज आएंगे, तीनों पैसेज, तो उस पैसेज को हम लोग थोड़ा बाद में सॉल्व कर लेंगे, पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसेज बहुत ईजी आते हैं इसके, पैसेज जो है इसके हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे, पैसेज के अलावा जो क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर पैसेज के अलावा सीधे क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14 नंबर 1
41 क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे हम। इसके बाद 16 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं, क्योंकि इसका 3 पैसेज हैं और वो सारे क्वेश्चन आपके पैसेज से ही आ रहे हैं वहां बीच में। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 41 क्वेश्चन नंबर। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज करके बताएंगे इसको। क्रिएटेड बाय ह्यूमन कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज और लैंग्वेज कम्युनिटीज आर आवर डैश। तो बहुत सिंपल है, देखो कम्युनिटीज किसकी होती है पहले ये बताओ। कम्युनिटीज, एनिमल कम्युनिटीज, लॉयर कम्युनिटी, ह्यूमन कम्युनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड लिखा ह्यूमन, तो ह्यूमन के बाद आपका ये वर्ड जुड़ेगा ह्यूमन कम्युनिटीज। तो ए के बाद आपका सी होना चाहिए। ए के बाद क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ह्यूमन, सॉरी सॉरी सी नहीं, ये डी है, डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी है आपका, डी। ए के बाद क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। अब यहाँ आप जब ऑप्शन पढ़ते हो ए और डी के बीच में कोई भी आपका गैप नहीं होना चाहिए। तो ए डी यहाँ भी है, ए डी यहाँ भी है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया ना, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इन दोनों में कोई एक आंसर है, सिंपल सा। अब पढ़िए और आराम से बना लीजिए। अगर ऑल लैंग्वेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज आर आवर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज, कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज। तो ऑल लैंग्वेज यहां से शुरू करेगा, फिर क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज आर आवर, तो सी आंसर इज थर्ड। 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग 50 क्वेश्चन है टोटल। अभी टाइम, चलिए कोई नहीं, कर ही लेते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। 42 question, fill in the blanks with the correct option from meaningful sentence. The principal addressed us in the assembly and dash the rumors of early summer break. जो early summer break है उसके rumors को उन्होंने cast कर दिया, मतलब खत्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है, rumors है ना, तो फिर उसको rumors को क्या करते हैं? खत्म करना पड़ता है, तो cast आंसर इज 2। सिंपल है। 43 में आप कंप्लीट द सेंटेंस गिवन इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को कंप्लीट करके आंसर बनाना है। और ये रहा, आप बनाइए, बहुत सिंपल है। गिव अवे का मतलब होता है दे देना, डोनेट कर देना, डोनेट। कट डाउन मतलब डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना, रिड्यूस। कट अप मतलब होता है डिस्ट्रेस। एंड गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, छोड़ देना। ठीक है, ये तो पता ही होगा, गिव इन, गिव अप। तो यहाँ कह रहा है शी वॉज वेरी डैश विद हिम फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क्स on women in politics. I have plenty of interesting books to dash to book lovers. बहुत सारा किताब है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? बुक लवर्स को किताबें डोनेट कर दूंगा, दे दूंगा। Strange that people easily dash to temptation and ruin their reputation. तो क्या करते हैं वो? अपने आसानी से वो लोग गिव इन कर देते हैं लालच में, और फिर वो क्या हो जाता है? टेम्पटेशन में, लालच में गिव इन कर देते हैं। राहुल इज ट्राइंग टू डैश ऑन हिज कट डाउन, कम करने की कोशिश कर रहा है वो। सिंपल सा है, तो अब आप मैच कर लो, बहुत सिंपल है। अगर यहाँ से मैच करो, बी का ए होगा, बी का 1, बी का 1, एक यहाँ पर रखा है बी का 1, बस यही से आंसर है, यही आंसर है। ए का आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो गया सी का 4th हो जाएगा, सी का 4th हो जाएगा। और सिंपल, अब यहीं से अब एक ही से आंसर बन जाता है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी ऑप्शन आता है तो आसानी से आंसर बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका 43 क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बताएंगे। देखो बहुत सिंपल, अगर आप ध्यान से पढ़ो इसको तो देखो बहुत लिख रहा है यहाँ पे, आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वाज अफोर्डेबल। बैडली लिखा है, अफोर्डेबल, बैडली अफोर्डेबल तो हो नहीं सकता। इट वाज सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वाज डैमेज्ड। ठीक है, द मीटिंग वाज डिजास्टर एज इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। डिजास्टर था क्योंकि वो कैसा ऑर्गेनाइज किया होगा? बैडली ऑर्गेनाइज्ड होगा। मीरा इज गिफ्टेड, सी इज द एबिलिटी टू लर्न एनी लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, अफोर्डेबल है तो रीजनली अफोर्डेबल होता है। डिजास्टर था क्योंकि बैडली ऑर्गेनाइज्ड था। ठीक है ना। करा सीरियस इन बट द कार वाज हार्डली डैमेज, मुश्किल से कार को कोई डैमेज हुआ था।
तो यहाँ से अब अगर आप इजीली कर लो तो ए के साथ क्या हो जा रहा है, सेकंड हो जा रहा है, ए के साथ सेकंड हो रहा है, ए के साथ सेकंड देखिए कहाँ पर है, ये रहा ए के साथ सेकंड, और बी के साथ फोर्थ। बेस सिंपल है यार, एक आंसर मिल गया ना, अगर एक ही ऑप्शन है तो बात खत्म है, आंसर इज 1। 44 का आंसर जो है ये 1 है, आंसर इज 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई डिडंट नो राहुल वाज इन द हॉस्पिटल, इफ आई डैश आई वुड डैश हिम। तो सिंपल है कि यहाँ पर अगर पास्ट टेंस की बात होती है तो एक में पास्ट परफेक्ट और एक में आपका वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ लिखा है वुड और वुड के साथ हैव थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा यहाँ पे। सो आंसर इज 2। 45 का आंसर इज 2। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड इज साइकोफेंट, मतलब होता है चापलूस। तो इसका हमने क्या बताना है, साइकोफेंट का क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मीनिंग बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको साइकोफेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो ये हो गया फ्लैटरिंग, आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड हो जाएगा आपका। 46 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, फ्लैटरिंग। एंटोनिम बताना है कॉम्प्लीमेंट का एंटोनिम, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना किसी की। डिनंशिएशन होता है कॉम्प्लीमेंट का एंटोनिम, डिनंशिएशन मतलब होता है उसको बदनाम करना। ठीक है, बदनाम करना, डिनंशिएशन, डिनंशिएशन। ओके, रिडाउटेबल मतलब होता है फियर, डरना, डरना सिनोनिम्स। तो यहाँ पर फॉर्मिडेबल का मतलब होता है फियर, डर, फियर, इसका मतलब भी होता है फियर, डर। सिंपल है। सुलन मतलब होता है सच, सूजा हुआ या बदनाम, सूजा हुआ या बदनाम। तो जेनिल मतलब होता है या दुश्मन। ठीक है, तो जेनिल इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सुनेल, सुलन का। ठीक है, तो आंसर इज 4, इसका आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, चलिए लास्ट वर्ड क्या है, रीअरेंज करना। ओके, चलिए अरेंज करते हैं हम लोग इसको, बहुत सिंपल है। ओके, are inborn, but our constituents of flavor are learned, our responses to basic taste perception of smell। the main बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे लिखा है are inborn, क्या our responses to basic taste are inborn। डी के बाद ए आना चाहिए, डी के बाद ए। बी our responses, सॉरी सी के बाद ए आना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, सी के बाद our responses to basic tastes are inborn, but our perception of smell, the main constitution of flavor are learned। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सी के बाद क्या होना चाहिए, ए। यानी तो सिंपल आप लोग नॉर्मली इजीली बना लेते होते हो, तो सी के बाद है तो आंसर इज थर्ड। तो इसका आंसर जो है आपका थर्ड हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका थर्ड। टाइम भी हो गया है काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका कंप्लीट। हमने पैसेज छोड़कर सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। पैसेज के क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पिछले साल का, लास्ट ईयर का 2024 का इंग्लिश लैंग्वेज। पैसेज तो बहुत इजी, आप खुद भी पढ़ के आराम से कर लोगे, लेकिन फिर भी उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो हम लोग पैसेज पे बना लेंगे।